ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के बारे में डिस्कशन चल रहा था। डिस्कशन की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, डिस्कशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लिखते हैं नेक्स्ट डबल ट्यून। ठीक है, तो डबल ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ठीक है, तो सिंगल ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर हम ले चुके हैं। ठीक है, डबल ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर लेंगे। तो डबल ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। डबल मतलब टू है यहाँ पर, तो टू ट्यून सर्किट इज यूज्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। मतलब तो डबल ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में क्या होता है, दो ट्यून सर्किट का यूज़ होता है। टू ट्यून सर्किट इज यूज्ड इन रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। दो ट्यून सर्किट का यूज़ होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में। इस कारण इस ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर को क्या बोलते हैं, डबल ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक है, जिनमें से अब मैंने टू ट्यून सर्किट बोला, जिसमें से वन जो ट्यून सर्किट है, वन ट्यून सर्किट, ट्यून सर्किट नथिंग बट इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। वन ट्यून सर्किट कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर L1 एंड C1। तो वन जो ट्यून जो सर्किट जो होता है L1 और C1 का जो कॉम्बिनेशन है, इट इज यूज्ड एज अ कलेक्टर लोड। ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर का ट्यून जो सर्किट है L1 और C1 का जो कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट ट्यून सर्किट L1 और C1 का जो कॉम्बिनेशन है, वो जो कॉम्बिनेशन जो है वो बेसिकली किसके, वन ट्यून सर्किट L1 और C1 का जो कॉम्बिनेशन इज यूज्ड एज अ कलेक्टर लोड। तो पहला नंबर का जो आपका ट्यून सर्किट है, इसमें जो फर्स्ट ट्यून सर्किट यूज होंगे, वो फर्स्ट ट्यून जो सर्किट है जो कि इंडक्टर L1 और C1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वो जो पैरेलल जो कॉम्बिनेशन जो होता है वो बेसिकली किसकी तरह एक्ट करेंगे, कलेक्टर लोड की तरह। एंड जो अनदर है, एंड सेकंड जो ट्यून सर्किट है, एंड सेकंड ट्यून सर्किट L2 और C2 की जो कॉम्बिनेशन है, सेकंड ट्यून सर्किट इज यूज्ड फॉर आउटपुट कपलिंग। ठीक है, फॉर आउटपुट कपलिंग। क्लियर हुआ। तो सेकेंड नंबर का जो ट्यून जो सर्किट है वो आउटपुट जो कपलिंग है उसके लिए, मतलब फर्स्ट ट्यून सर्किट में जो भी वोल्टेज डेवलप होगा उस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज को कपल करके लोड के फॉर्म में आउटपुट प्राप्त करने के लिए यूज होता है। सो फर्स्ट ट्यून सर्किट इज यूज्ड एज अ कलेक्टर लोड एंड अनदर ट्यून सर्किट L2C2 इज यूज्ड फॉर कपलिंग पर्पस। तो ये ट्यून सर्किट का यूज़ हम जनरली टेलीविज़न, रिसीवर, टीवी सर्किट, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, ठीक है, रेडियो टेलीविज़न जो सेट्स हैं, रेडियो टेलीविज़न रिसीवर है, वहाँ पर डिफरेंट जो स्टेजेस हैं उसको कपलिंग पर्पस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इन डबल ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बेसिकली ऐसा एम्पलीफायर सर्किट होता है जिसमें दो ट्यून सर्किट का यूज़ होता है। टू ट्यून सर्किट इज यूज्ड। ठीक है, तो दो ट्यून सर्किट है, उसके यूज़ होने के कारण ही इसको क्या बोला, डबल ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बोला। जिसमें से पहला जो ट्यून सर्किट होता है फर्स्ट ट्यून सर्किट इज यूज्ड एज अ कलेक्टर लोड। मतलब L1 और C1 का जो कॉम्बिनेशन है वो एक कलेक्टर लोड की तरह यूज़ होगा, और सेकेंड जो ट्यून सर्किट होता है L2C2 का जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली कपलिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। तो आउटपुट को कपल करके लोड में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है, तो कपलिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो अदर जो अब हमें क्या करना है, चूँकि हम क्या कर रहे हैं, ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं। ये जो एम्पलीफायर क्या करता है, इनपुट रेडियो फ्रीक्वेंसी AC सिग्नल के
पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करके ये एम्पलीफाई करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, इनपुट रेडियो फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल जो है, इनपुट रेडियो फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल है उसको एम्पलीफायर में हम किसकी तरह अप्लाई करते हैं, इनपुट की तरह। ठीक है, इनपुट रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज अप्लाइड टू इनपुट ऑफ एम्पलीफायर स्टेजेस। और जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई किया जाना है, ठीक है, जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए इस ट्यून सर्किट, फर्स्ट ट्यून सर्किट L1 और C1, ठीक है। तो L1 और C1 जो ट्यून सर्किट है, फर्स्ट ट्यून सर्किट L1 C1 का जो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इसके रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी को इनपुट सिग्नल के फ्रीक्वेंसी का क्या करते हैं, इनपुट सिग्नल के फ्रीक्वेंसी का क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। क्लियर हुआ? तो जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हमें एम्पलीफाई करना है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने के लिए हम फर्स्ट ट्यून सर्किट L1 और C1 की रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ट्यून सर्किट, कौन सा ट्यून सर्किट, जिस ट्यून सर्किट को हम इस सर्किट में कलेक्टर लोड की तरह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो कलेक्टर लोड की तरह यूज्ड जो सर्किट है L1 C1, उस L1 C1 की जो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, उस रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम इनपुट सिग्नल के फ्रीक्वेंसी का क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। ठीक है, तो इस इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, इस इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी जब फर्स्ट ट्यून सर्किट की रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, इक्वल होंगे, तो उसी पर्टिकुलर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए ही, उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ही सर्किट का इम्पीडेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होंगे, ट्यून सर्किट L1 C1 है, इसकी इम्पीडेंस है वो क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। इसकी इम्पीडेंस है वो क्या होगा, इम्पीडेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब इसकी इम्पीडेंस मैक्सिमम होंगे, तो इसकी इम्पीडेंस मैक्सिमम होंगे, तो उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए आउटपुट जो वोल्टेज है वो भी क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और जब आउटपुट वोल्टेज सिग्नल की वैल्यू मैक्सिमम मिलेंगे, तो उस पर्टिकुलर सर्किट, उस केस में सिग्नल की फ्रीक्वेंसी गेन है वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यही होगा। तो इनपुट सिग्नल, जिस इनपुट सिग्नल के पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हमें एम्पलीफाई करना है, उस पर्टिकुलर सिग्नल को हम क्या करेंगे, एम्पलीफायर के इनपुट में हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इनपुट में अप्लाई करने के बाद फर्स्ट ट्यून सर्किट की रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी L1 और C1 की जो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो L1 और C1 की जो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी जिस पर्टिकुलर इनपुट सिग्नल की रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का इक्वल होगा, उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए इस L1 C1 का जो इम्पिडेंस है वो मैक्सिमम होंगे। इम्पिडेंस का वैल्यू मैक्सिमम होने के कारण उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए सर्किट के लोड पर डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगा। डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होने से आउटपुट वोल्टेज भी क्या होंगे, मैक्सिमम। तो जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हमें एम्पलीफाई करना है, उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट ट्यून सर्किट की रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, वेरी करते हैं। क्लियर हुआ? अब उसके बाद अब देखो, इसको सर्किट बताऊंगा तो इसके ऑपरेशन क्लियर होगा। चलो सर्किट देख लेते हैं इसको, क्योंकि ऐसे में बहुत आपको समझ में नहीं आएगा, उससे अच्छा तो मैं सर्किट ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पर तो बेसिक एम्पलीफिकेशन का काम ट्रांजिस्टर करता है। ये आपका ट्रांजिस्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा,
ये L1 और ये क्या होगा C1, ये आपका क्या होगा L2 और ये क्या हो जाएगा C2। ठीक है, चाहे तो इसके क्रॉस हम यहाँ पर एक और लोड RL है वो कनेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे होगा प्लस VCC। ठीक, इस प्लस VCC से यहाँ पर R1 और यहाँ पर क्या है R2। यहाँ पे इनपुट कपलिंग कैपेसिटर है, C1 दे दो चाहे Cin दे दो। फिर ये आपका एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल जिसे हमें एम्पलीफाई करना है उसको लगाएंगे। ठीक है, फिर ये हो गया, ये हमारा हो गया ये RE, ये CE, Q NPN ट्रांजिस्टर, R1 R2, ये Vin है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है F हर्ट्ज है। क्लियर हुआ? यहाँ से क्या मिलेगा हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये सर्किट है, सर्किट अच्छे से देखेंगे। मैं हर एक स्टेज की फंक्शन को बता रहा हूँ, बुक में नहीं मिल पाता क्यों क्या यूज़ हुआ है उसके बारे में। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर Q क्या है, Q बेसिकली क्या है, एक NPN ट्रांजिस्टर है। Q एक NPN ट्रांजिस्टर है जो कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, Q एक NPN ट्रांजिस्टर है जो कि कॉमन इमीटर मोड में ऑपरेट कर रहे हैं। जब भी किसी हम NPN ट्रांजिस्टर को कॉमन इमीटर मोड में यूज़ करते हैं, ऑलवेज वो एक एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, बिहेव करता है। ठीक है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को ही जनरली हम करंट एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर तीनों एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों एम्पलीफायर की तरह वो यूज़ हो सकता है। तो Q यहाँ पर एक NPN ट्रांजिस्टर है जो कि कॉमन इमीटर मोड में ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, अब देखो सर्किट में R1 और R2 यूज़ हुआ है R1 और R2, तो R1 और R2 की एक क्या है वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है, बेसिकली एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है। और R1 और R2 की कॉम्बिनेशन क्या है, ये एक बायसिंग नेटवर्क है। R1 और R2 की कॉम्बिनेशन क्या है, बायसिंग नेटवर्क है जो कि वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग प्रोवाइड करे। क्लियर हुआ? तो R1 और R2 की कॉम्बिनेशन एक बायसिंग नेटवर्क है जो कि एक वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग है। बेसिकली ये जो नेटवर्क जो रहता है उस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट को ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में मेंटेन रखने का काम करता है। जब ये ट्रांजिस्टर Q जो है वो ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड रहेंगे, तभी ये इनपुट AC सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल को इक्वली क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के इनपुट है जब वो ऑलवेज फॉरवर्ड बायस में रहेंगे, तभी ये इनपुट AC सिग्नल के पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल को इक्वली क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। तो ट्रांजिस्टर को इनपुट में अप्लाइड सिग्नल का फेथफुल एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए उस ट्रांजिस्टर सर्किट को ऑलवेज क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए। तो उसी ट्रांजिस्टर सर्किट को ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में कनेक्ट करने के लिए ही R1 R2 की कॉम्बिनेशन, जिसको हम बायसिंग नेटवर्क बोलते हैं, जो कि एक वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग प्रोवाइड करते हैं, इस वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग नेटवर्क का ये यूज़ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में हम करते हैं। क्लियर हुआ? Cin क्या है, इनपुट DC ब्लॉकिंग कैपेसिटर है। CE क्या है, इनपुट DC ब्लॉकिंग कैपेसिटर। Cin क्या है, इनपुट DC ब्लॉकिंग कैपेसिटर, इनपुट DC ब्लॉकिंग कैपेसिटर है। ये जो है वो क्या करेगा, इनपुट रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में प्रेजेंट अनवांटेड
अनवांटेड डीसी सिग्नल को क्या करेगा, अनवांटेड डीसी सिग्नल को क्या करता है, इनपुट रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में प्रेजेंट अनवांटेड डीसी सिग्नल को क्या करेगा, ब्लॉक करता है एंड पासेस ओनली एसी सिग्नल। ठीक है, ओनली एसी सिग्नल। क्लियर हुआ। तो उस इनपुट रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में प्रेजेंट एसी के साथ साथ जो डीसी है, एसी के साथ साथ जो अनवांटेड जो डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, उस अनवांटेड डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक करके प्योर एसी को ही इनपुट में क्या करता है, वो पास करता है। ठीक है, तो डीसी को ब्लॉक करके एसी को पास करने का जो काम करता है, उसी आपका कैपेसिटर है, उसको डीसी ब्लॉकिंग कैपेसिटर, ठीक है, या फिर इसी को कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं। तो इनपुट रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में जो भी अनवांटेड डीसी रहेगा, उस अनवांटेड डीसी को ऐसे इनपुट सिग्नल है जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल है, वह इनपुट रेडियो फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल है जिसके पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हमें क्या करना है, एम्पलीफाई करना है। तो वी इन एक रेडियो फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल है, वह रेडियो फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल है जिसके पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करके क्या करना है, एम्पलीफाई करना है। सपोज इस इनपुट रेडियो फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को क्या ले लिया मैं, एफ हर्ट्ज। तो इस इनपुट रेडियो फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल में जो भी अनवांटेड डीसी रहेगा, इसमें जो भी अनवांटेड डीसी अगर है, नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अनवांटेड जो डीसी रहेंगे, उस अनवांटेड डीसी को ये कैपेसिटर क्या करेगा, पास नहीं होने देगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डीसी के लिए जो कपलिंग कैपेसिटर है वो एक ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा, बट एसी के केस में वो कपलिंग कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे। तो इनपुट सिग्नल में प्रेजेंट डीसी के केस में वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, जिससे उसमें प्रेजेंट जो डीसी कंपोनेंट है पास नहीं होगा, बट एसी के लिए वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, जिससे वो करके एसी सिग्नल है वो क्या होगा, पास। तो इससे होकर एसी सिग्नल है वो क्या होंगे, पास होंगे। तो एसी को पास करता है, डीसी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। आर ई क्या है आपका, इमीटर रेजिस्टेंस है, हाई वैल्यू का इमीटर रेजिस्टेंस। आर ई हाई वैल्यू का इमीटर रेजिस्टेंस होता है, हाई वैल्यू की इमीटर रेजिस्टेंस होता है, इमीटर रेजिस्टेंस। हाई वैल्यू की जो इमीटर जो रेजिस्टेंस है, बेसिकली ये हाई वैल्यू का इमीटर जो रेजिस्टेंस होता है, इसका यूज़ हम स्टेबलाइजेशन पर्पस के लिए, टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें। टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी इट इज़ यूज्ड फॉर स्टेबलाइजेशन पर्पस। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारा जो ट्रांजिस्टर जो यूज़ होते हैं वो बेसिकली टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर की वैल्यू है, अगर अनवांटेड चेंजेस होता है, सपोज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की टेम्परेचर है वो चेंज होने से उस ट्रांजिस्टर के अंदर का जो लीकेज जो करंट होता है, रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट होता है, वो रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट है, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। लीकेज करंट की वैल्यू चेंज होने से इस ट्रांजिस्टर की कलेक्टर करंट है वो क्या होता है, चेंज होता है। ट्रांजिस्टर की कलेक्टर करंट चेंज होने से उस ट्रांजिस्टर की ऑपरेटिंग पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, जिसको क्विसेंट पॉइंट बोलते हैं, उस क्विसेंट पॉइंट है उसकी वो पॉइंट है वो क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्विसेंट पॉइंट चेंज होने से इस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की एम्पलीफिकेशन परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिससे आपको जो डिज़ायर्ड एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल जैसा मिलना चाहिए, जिस टाइप से मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाता। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर के कारण जो उसके परफॉर्मेंस में होने वाले जो अनवांटेड जो चेंजेस है, तो टेम्परेचर के कारण उसके परफॉर्मेंस में होने वाले जो अनवांटेड जो चेंजेस है, उस अनवांटेड चेंजेस को अवॉइड करने के लिए जनरली हाई वैल्यू के इमीटर रेजिस्टेंस का हम यूज़ करते हैं, जिसे स्टेबलाइजेशन रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो, ये हो गया आर ई। सी ई जो है इमीटर बाईपास कैपेसिटर है,
एसी सिग्नल को बाईपास करने का काम करता है। सीई इमीटर बाईपास कैपेसिटर, ठीक है। इमीटर बाईपास कैपेसिटर, इसका यूज़ किस लिए करते हैं हम? एसी सिग्नल को बाईपास करने के लिए। एक एसी सिग्नल को क्या करता है? बाईपास कर देता है। क्लियर हुआ? तो एसी सिग्नल को बाईपास करने का क्या करता है? काम करता है। चलो सर्किट में यहाँ पर प्लस वीसीसी यूज़ किया हूँ। ये प्लस वीसीसी, ये जो प्लस वीसीसी है बेसिकली एक्सटर्नल डीसी बायसिंग सप्लाई वोल्टेज। प्लस वीसीसी कलेक्टर बायस सप्लाई वोल्टेज बोल सकते हैं इसको, कलेक्टर बायस सप्लाई वोल्टेज, कलेक्टर बायस सप्लाई वोल्टेज। होता क्या है कि हर एक आपका एम्पलीफायर हो, चाहे कोई भी जो डिवाइस हो, हर एक इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से उसकी प्रॉपर फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए, प्रॉपर ऑपरेशन को अचीव करने के लिए, उसे डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए उसे कुछ अमाउंट में एक्सटर्नल डीसी एनर्जी की आवश्यकता होती है। वही एक्सटर्नल जो डीसी एनर्जी है इसमें किसके फॉर्म में दिया जाता है? कलेक्टर बायस सप्लाई वोल्टेज के फॉर्म में, ताकि वो एम्पलीफायर जो सर्किट है इस अप्लाइड एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज का यूज़ करके उस इनपुट एसी सिग्नल का प्रॉपर एम्पलीफिकेशन कर सके, अपना डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस को दे सके। तो डिज़ायर्ड ऑपरेशन अगर लेना है तो कुछ ना कुछ अमाउंट में उसको एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पर सर्किट है, कलेक्टर लोड है। कलेक्टर लोड पे अपन का क्या है? L1 और C1 दिख रहा है। यहाँ पर L1 और C1 का जो कॉम्बिनेशन है वो एक ट्यून सर्किट है, जिसको फर्स्ट ट्यून सर्किट बोलते हैं। फर्स्ट ट्यून सर्किट L1 और C1 की कॉम्बिनेशन का यूज़ बेसिकली इस एम्पलीफायर सर्किट में हम किसकी तरह कर रहे हैं? हम कलेक्टर लोड की तरह, ठीक है। इस L1 और C1 में C1 की वैल्यू या फिर L1 C1 की वैल्यू को वेरी करके हम इस फर्स्ट ट्यून सर्किट की रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं? वेरी कर सकते हैं। तो L1 और C1 की वैल्यू वेरी होने से इस ट्यून सर्किट का रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। इसकी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज होने से उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ही मैक्सिमम इम्पीडेंस देंगे, जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर इसका रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, सेट होगा, ठीक है। तो L1 C1 चेंज होने से इसका रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज होंगे। रिजोनेंस जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इसका रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेट रहेंगे, सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी के लिए ही इस L1 C1 सर्किट का इम्पीडेंस मैक्सिमम रहेगा, और उस फ्रीक्वेंसी के बिलो और उस फ्रीक्वेंसी से अबव केस के लिए इसका क्या है? इम्पीडेंस का वैल्यू है वो शार्पली डाउन होंगे। शार्पली डाउन होने के कारण उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अबव और बिलो केस में इसमें डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू क्या होंगे? कम होंगे। वोल्टेज की वैल्यू कम होगा, मतलब रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के एबव और बिलो केस के लिए सर्किट का गेन है वो क्या मिलेगा? लो मिलेगा, मिनिमम गेन, ठीक है। तो ये L1 और C1 है, फर्स्ट ट्यून सर्किट है, और इसी फर्स्ट ट्यून सर्किट या फिर टैंक सर्किट को यहाँ पर किसकी तरह यूज़ कर रहे हैं हम? कलेक्टर लोड की तरह। और इसके क्रॉस डेवलप्ड जो वोल्टेज है उसको मैग्नेटिकली कपल्ड करके हम किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं? इस L2 और C2। तो यहाँ पर L2 और C2 का जो कॉम्बिनेशन है एक सेकंड ट्यून सर्किट है, और सेकंड ट्यून सर्किट का यूज़ हम सिंपली फर्स्ट ट्यून सर्किट में डेवलप्ड वोल्टेज है उसको मैग्नेटिकली कपल करके आउटपुट में ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर RL जो यूज़ हुआ है वो कलेक्टर लोड रजिस्टर है। यहाँ पर L1 C1 फर्स्ट ट्यून सर्किट है, L2 C2 सेकेंड ट्यून सर्किट है। सेकेंड ट्यून सर्किट का यूज़ सिंपली फर्स्ट ट्यून सर्किट में डेवलप्ड वोल्टेज को मैग्नेटिकली कपल्ड करके आउटपुट के फॉर्म में प्राप्त करने के लिए हम कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर दोनों जो ट्यून जो सर्किट जो होता है वो मैग्नेटिकली कपल्ड रहता है
फ्लक्स के थ्रू दोनों आपस में क्या रहते हैं, कपल्ड रहते। इस ट्यून सर्किट या ठीक ऐसी कपलिंग सर्किट का यूज हम टेलीविज़न, रेडियो रिसीवर सर्किट में भी डिफरेंट स्टेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, कपल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जिस इनपुट सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है, उस इनपुट रेडियो फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल को इस एम्पलीफायर सर्किट में हम इनपुट के फॉर्म में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इनपुट रेडियो फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल को इस सर्किट में इनपुट के फॉर्म में अप्लाई करते हैं, तो इस इनपुट रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में प्रेजेंट अनवांटेड डीसी कंपोनेंट इस इनपुट डीसी ब्लॉकिंग कैपेसिटर के थ्रू क्या हो जाता है, ब्लॉक होगा। डीसी है वो ब्लॉक होंगे क्योंकि ये इनपुट जो कैपेसिटर जो होता है वो डीसी सिग्नल के केस में ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करता है, बट एसी के केस में ये शॉर्ट सर्किट की तरह। तो इस इनपुट सिग्नल में प्रेजेंट कोई भी डीसी कंपोनेंट इस कैपेसिटर के थ्रू पास नहीं होगा, बट इस सिग्नल में प्रेजेंट ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उस एसी कंपोनेंट इस कैपेसिटर के थ्रू पास होकर ट्रांजिस्टर के इनपुट में क्या हो जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे। जैसे ही ट्रांजिस्टर के इनपुट में इनपुट सिग्नल है वो अपीयर होगा, ट्रांजिस्टर टर्न ऑन हो जाएंगे, कंडक्ट हो जाएंगे, और कंडक्ट हो करके ये ट्रांजिस्टर है वो एक एम्पलीफायर सर्किट की तरह वर्क करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो एम्पलीफायर है उसमें आउटपुट जो मिलेगा वो आउटपुट है वो डिपेंड करता है इस सर्किट के रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। तो ट्यून सर्किट का रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए ही सर्किट का आउटपुट है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि इस ट्यून सर्किट के रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए ही सर्किट का इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है, और इम्पीडेंस मैक्सिमम होने के साथ साथ उसकी नेचर है वो रजिस्टिव। तो इसकी इम्पीडेंस है वो मैक्सिमम होगा। कब मैक्सिमम होगा, इसके रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए ही सर्किट का इम्पीडेंस मैक्सिमम होंगे, और रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बिलो और रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के अबव के लिए इस सर्किट का इम्पीडेंस है ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगता है। इम्पीडेंस की वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज होने से इसके क्रॉस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो ये है आपका फाइनली इसके क्रॉस जो डेवलप्ड जो वोल्टेज है, अगेन यहाँ पर मैग्नेटिकली कपल्ड होगा, और मैग्नेटिकली कपल्ड होकर फर्स्ट स्टेज में डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज है मैग्नेटिकली कपल्ड होकर सेकेंड स्टेज में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। फाइनली सेकेंड एसी ट्यून सर्किट है उसके थ्रू हमें क्या मिल जाता है, आउटपुट। तो याद ये रखना यहाँ पर 2 ट्यून सर्किट का यूज़ हुआ है, 2 ट्यून सर्किट है, लेकिन दोनों ट्यून सर्किट में से सिर्फ और सिर्फ किसी एक फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने का काम फर्स्ट ट्यून सर्किट ही करेगा यहाँ पर। तो फर्स्ट ट्यून सर्किट की रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे सेट होंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी के लिए उसका इम्पीडेंस मैक्सिमम होगा, और उस फ्रीक्वेंसी के बिलो और एबव के लिए उसका इम्पीडेंस है वो मिनिमम रहेंगे, लो रहेगा। क्लियर हुआ? तो जिसे आप जिस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को आपको एम्पलीफाई करना है, उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इस ट्यून सर्किट के रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो जब इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी मैच होगा, दोनों का फ्रीक्वेंसी इक्वल होगा, उसी केस में ही इसका इम्पीडेंस मैक्सिमम होगा। और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बिलो अगर जाऊँ या फिर उसके अबव जाऊँ, तो उसके लिए इसका इम्पीडेंस क्या होता है, लो इम्पीडेंस रहता है। लो इम्पीडेंस रहने से उससे डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू भी लो रहता है। डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू लो होने से उस सर्किट का गेन भी क्या मिलने लगता है, लो मिलना। चलो अब इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, चलो मान ले यहाँ पर हम 2 चीज़ बना लेते हैं। फर्स्ट ट्यून सर्किट, ये L1, ये C1 है जिसको हम करेक्टर लोड की तरह यूज़ किए। फिर इसके साथ मैग्नेटिकली कपल्ड क्या है, L2 है, और यहाँ से क्या है, C2 है, और यहाँ पे क्या है, आउटपुट है। मतलब अगर लोड जोड़ना चाहो तो लोड जोड़ लो, चलो लो आउटपुट लगा दिया। ये L2 है, ये C2 है। अब यहाँ से कोई भी सिग्नल जाएगा वो है, ये लोड है समझो।
अब यहाँ पर एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, तो एक्चुअल में क्या है, फर्स्ट जो ट्यून सर्किट है वो सर्किट में क्या हो रहा है, लोड की तरह यूज़ हो रहा है। इस कंप्लीट डबल ट्यून एम्पलीफायर में दो ट्यून सर्किट का यूज़ होता है, जिसमें फर्स्ट ट्यून सर्किट है वो लोड की तरह, और सेकंड जो ट्यून सर्किट है सिंपली कपल करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो सेकंड ट्यून सर्किट के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वही फाइनल आउटपुट वोल्टेज रहेगा। ये आउटपुट जो वोल्टेज है और आउटपुट सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी जो रिस्पांस होता है, उस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो इन दोनों ट्यून सर्किट के कपलिंग पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ कपलिंग, इसके कपलिंग पर डिपेंड करता है। मतलब इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, इसके म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड होगा कि आउटपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो क्या होगा, कैसे होगा, किस टाइप के रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर L1 और L2 जो है दोनों कॉइल है, और दोनों जो कॉइल है वो एक दूसरे से क्या है, म्यूचुअली क्या है, कपल्ड है, एक दूसरे से क्या है, कपल्ड है। ठीक है, म्यूचुअली कपल्ड है। तो क्या होता है यहाँ पर, दोनों एक L1 और L2 जो कॉइल है दोनों एक दूसरे से क्या है, कपल्ड है, मैग्नेटिकली कपल्ड है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू कपल्ड है। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी जो रिस्पांस होता है और उसकी जो परफॉर्मेंस जो है वो क्या होता है, एक्चुअल में इसकी जो लोड जो रेजिस्टेंस जो यूज़ हुआ है, ये लोड रेजिस्टेंस इस कंप्लीट सर्किट की फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को क्या करता है, वो अफेक्ट करता है। वो कैसे अफेक्ट करता है उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो लोड सर्किट में यूज्ड जो लोड जो रजिस्टर है, वही लोड रजिस्टर है, उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो चलो देखते थे पहला केस, when these two coils are apart, जब दोनों थोड़ा सा दूर में है। ठीक है, ऐसा सोच लो, मान लिया जाए ये दोनों कॉइल है, एक को मैंने L1 दिया, ये L1 कॉइल है, और ये क्या है, L2 कॉइल। दोनों जो कॉइल है उसके बीच का क्या है, बीच का सेपरेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा, फर्स्ट जो कॉइल में जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो कंप्लीट अमाउंट में फ्लक्स लिंक नहीं कर पाएगा, कुछ अमाउंट का फ्लक्स इधर ऐसा चला जाएगा, कुछ अमाउंट का फ्लक्स इधर चला जाएगा दूर होने से। तो इससे जनरेटेड जो फ्लक्स है वो कम्प्लीटली L1 से सेकेंड कॉइल L2 में कम्प्लीटली लिंक नहीं कर पाएगा, उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जब आपका दोनों कॉइल है वो सेपरेट रहेंगे, व्हेन दिस टू कॉइल्स आर अपार्ट, जब दोनों की दूरी में है, तो उस केस में क्या है, फ्लक्स फ्रॉम फर्स्ट कॉइल से जो फ्लक्स जो आएगा डज नॉट completely link टू सेकेंड कॉइल। तो उस पर्टिकुलर केस में उस सेकेंड नंबर के कॉइल को पूरा फ्लक्स है वो लिंक नहीं करे। अब सीधी सी बात है, जब दोनों कॉइल को आप दूर दूर रखोगे और आप बोलोगे कि पहले नंबर के कॉइल में जो भी आपका फ्लक्स आ रहा है वो पूरा जो फ्लक्स है वो सेकेंड नंबर के कॉइल पे लिंक करे, ऐसा करके, जैसा कि बना देता हूँ। चलो बना देता हूँ, मैं इतने ही सेक्शन को बना रहा हूँ। ये C1 है और ये क्या है, L1 है, और यहाँ पर रख देता हूँ, थोड़ा सा दूरी कर देता हूँ इसको, L2 है और ये C2, L2 और ये C2, और यहाँ पर लोड लगा है। ठीक है, ऐसा है, ये दोनों दूर में है, फर्स्ट टैंक सर्किट है, ट्यून सर्किट है, सेकंड ट्यून सर्किट है, दोनों के बीच का सेपरेशन ज़्यादा है। तो क्या होगा, इससे जो भी फ्लक्स लिंकेज करेगा, बहुत कम अमाउंट में फ्लक्स है वो क्या होंगे, इसमें जाएंगे। कुछ जो फ्लक्स है उस फर्स्ट नंबर के कॉइल से सेकेंड नंबर के कॉइल पे लिंक नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट कॉइल से जो जनरेटेड जो फ्लक्स है वो कम्प्लीटली सेकेंड नंबर के कॉइल को लिंक नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि दोनों कॉइल के बीच में सेपरेशन ज़्यादा है। तो सेपरेशन ज़्यादा है, दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा होने के कारण फर्स्ट कॉइल का जो फ्लक्स है सेकेंड कॉइल को कम्प्लीटली लिंक नहीं कर पाता। तो कम्प्लीटली लिंक नहीं कर पाता, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, लूज कपलिंग बोलते हैं। लूज
कपलिंग बोलते हैं, क्योंकि दोनों कॉइल के बीच में जो कपलिंग है वो क्या है, बहुत ही लूज है। लूज इसलिए बोला क्योंकि फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स है वो कंप्लीटली सेकेंड कॉइल को लिंक नहीं कर रहा है, उससे होकर गुजर नहीं रहा है, उससे पास नहीं हो रहा है, उसको कट नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ? लूज कपलिंग। तो लूज कपलिंग की स्थिति में क्या होता है, जो फर्स्ट नंबर के कॉइल में, मतलब फर्स्ट नंबर के ट्यून सर्किट में सेकेंड नंबर ट्यून सर्किट दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू मैग्नेटिकली कपल्ड है, तो होता क्या है इस कंडीशन में, जो सेकेंड ट्यून सर्किट में जो लोड जुड़ा है, ये लोड रजिस्टर, ये लोड रजिस्टर के जो है वो क्या, लोड रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी जो है एक्चुअल में म्यूचुअल इंडक्टेंस फिनोमेना के कारण दोनों कपल्ड होने के कारण इस सेकेंड ट्यून सर्किट का जो लोड रेजिस्टेंस रिफ्लेक्ट होकर फर्स्ट में अपीयर होंगे। मतलब इस लोड के कारण, इस लोड रेजिस्टेंस के कारण इस फर्स्ट ट्यून सर्किट के रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, चेंज होता है। वो किसके कारण होता है, रिफ्लेक्टेड रेजिस्टेंस के कारण। रिफ्लेक्टेड रेजिस्टेंस कहाँ से आएगा, सेकेंड ट्यून सर्किट में जो लोड कनेक्ट हुआ है वो कनेक्टेड जो लोड है एक्चुअल में म्यूचुअल इंडक्टेंस फिनोमेना के कारण फर्स्ट ट्यून सर्किट में हमें क्या करता है, इस टाइप से परफॉर्मेंस अफेक्ट करता है, जैसे कि फर्स्ट ट्यून सर्किट में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको कनेक्ट कर दिया गया। तो सेकेंड नंबर के ट्यून सर्किट का लोड रेजिस्टेंस है वो रिफ्लेक्टेड होकर फर्स्ट नंबर के ट्यून सर्किट पे क्या होता है, अपीयर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड लोड रेजिस्टेंस। इस कंडीशन में जब लूज कपलिंग रहेगा तो लूज कपलिंग के केस में रिफ्लेक्टेड जो लोड रेजिस्टेंस होगा, रिफ्लेक्टेड लोड रेजिस्टेंस ऑन फर्स्ट ट्यून सर्किट, फर्स्ट ट्यून सर्किट, फर्स्ट ट्यून सर्किट, तो फर्स्ट ट्यून सर्किट में जो रिफ्लेक्टेड लोड रेजिस्टेंस है, दोनों ट्यून सर्किट के बीच में सेपरेशन काफ़ी होने के कारण सेकेंड ट्यून सर्किट से लोड रेजिस्टेंस रिफ्लेक्ट होकर फर्स्ट में अपीयर होगा, जिसकी वैल्यू है वो क्या रहेंगे, बहुत ही कम। तो उसकी वैल्यू है रिफ्लेक्टेड लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू जो फर्स्ट ट्यून सर्किट में अपीयर होगा, आर एल डैश अगर बोल दूँ तो इसकी वैल्यू क्या होता है, लो होता है, क्योंकि दोनों के बीच में सेपरेशन है। सेपरेशन ज़्यादा होने से रिफ्लेक्टेड लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो लो रहेगा। अब लो रहेगा तो आप क्वालिटी फैक्टर लो Q इक्वल टू क्या पढ़े हैं, एक्स एल डिवाइडेड बाई आर। तो फर्स्ट ट्यून सर्किट जब रिफ्लेक्टेड रेजिस्टेंस की वैल्यू लो है तो फर्स्ट ट्यून सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। तो फर्स्ट ट्यून सर्किट की रेजिस्टेंस वैल्यू लो होगा, रेजिस्टेंस वैल्यू लो होने से उसकी क्वालिटी फैक्टर क्या होंगे, लार्जर क्वालिटी फैक्टर होगा, लार्जर क्वालिटी फैक्टर होंगे, लार्जर क्वालिटी फैक्टर मिलेगा। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू लार्जर होने से बैंडविड्थ इक्वल टू क्या होता है, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू लार्जर होने से इसकी बैंडविड्थ की वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मिलेंगे क्या होगा, नैरो बैंडविड्थ मिलेगा। इस पर्टिकुलर केस में उसकी बैंडविड्थ क्या होगा, नैरो बैंडविड्थ। क्लियर हुआ? तो ये है फर्स्ट केस। मैंने क्या बताया, जब दोनों ट्यून सर्किट है, दोनों ट्यून सर्किट है वो अपार्ट है, दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा है, दूर में है, काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर मतलब 2-4 किलोमीटर, ऐसा वाला बात नहीं है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इस टाइप का रहेगा वो, अगर बहुत ज़्यादा है तो ठीक है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इस टाइप से मान लेगा, ठीक है। तो क्या होता है जब दोनों ट्यून सर्किट के बीच में सेपरेशन ज़्यादा है तो सेपरेशन लार्जर होने की स्थिति में क्या होता है, फर्स्ट ट्यून सर्किट में जो करंट के फ्लो होने से जो फ्लक्स लिंक के फ्लक्स क्रिएट होता है, वो जो क्रिएटेड जो फ्लक्स है वो कम्प्लीटली सेकेंड ट्यून सर्किट के इंडक्टर को लिंक नहीं कर पाता, क्योंकि दूरी ज़्यादा है। दूरी ज़्यादा होने से बहुत कम अमाउंट में ही फ्लक्स लिंक करेगा, बहुत कम अमाउंट में फ्लक्स का लिंकेज होता है। तो जब दोनों के बीच में सेपरेशन ज़्यादा है तो उस केस में सेकेंड ट्यून सर्किट के जो लोड रेजिस्टेंस है, जो कि रिफ्लेक्ट होकर फर्स्ट ट्यून सर्किट में अपीयर होता है, उस अपीयर्ड रिफ्लेक्टेड लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होता है। रिफ्लेक्टेड लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होने के कारण क्या होता है, उस ट्यून सर्किट की क्वालिटी फैक्टर है वो लार्जर क्वालिटी फैक्टर होता है। लार्जर क्वालिटी फैक्टर होने के कारण
उसकी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, उसकी जो बैंडविड्थ है वो क्या हो जाता है, नैरो बैंडविड्थ मिलता है, स्मॉलर बैंडविड्थ मिलता है। ठीक है, क्लियर हो। अब सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं, टाइट कपलिंग बोलेंगे इसको। टाइट टाइट कपलिंग, जब दोनों है, दोनों ट्यून सर्किट है, जैसा कि दो ट्यून सर्किट है, ठीक है, बहुत पास पास है, इस टाइप से बना दिए। जब दोनों, सिर्फ ट्यून सर्किट की ही बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये RL है, ये C2 है, ये L2 है, ये L1 है और ये C1। ठीक है, तो जब दोनों के बीच में स्पेसिंग कम है, क्लोज़र टू ईच अदर है, दोनों एक दूसरे के नज़दीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट ट्यून सर्किट के इंडक्टर कॉइल से जनरेटर जो फ्लक्स है, ये जनरेटर जो फ्लक्स है वो क्या करेगा, सेकेंड नंबर के कॉइल को क्या करता है, लिंक करता है। तो फर्स्ट कॉइल से सेकेंड कॉइल को लिंकिंग फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या है, ज़्यादा। तो फर्स्ट इंडक्टर से जनरेटेड जो फ्लक्स है वो कम्प्लीटली सेकेंड इंडक्टर मतलब सेकेंड ट्यून सर्किट के कॉइल को क्या करता है, कम्प्लीटली लिंक करता है। तो इस कपलिंग को हम क्या बोलते हैं, टाइट कपलिंग। जब दोनों पास पास है तो पूरा आपका फ्लक्स लिंक कर रहा है, कम्प्लीटली लिंक कर रहा है, तो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, हम टाइट कपलिंग। तो टाइट कपलिंग के केस में क्या होता है, जब दोनों ट्यून सर्किट नज़दीक है, काफ़ी पास पास है, तो सेकेंड ट्यून सर्किट में जो लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड जो लोड रेजिस्टेंस है वो बेसिकली रिफ्लेक्टेड लोड रेजिस्टेंस के फॉर्म में फर्स्ट ट्यून सर्किट पर क्या होता है, अपीयर होता है, सीरीज में अपीयर होता है। सीरीज में अपीयर होने से फर्स्ट ट्यून सर्किट की जो रजिस्टिव वैल्यू है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पास है, पास पास होने की वजह से जो रिफ्लेक्टेड रेजिस्टेंस अपीयर होगा उसकी वैल्यू लार्जर। रिफ्लेक्टेड लोड रेजिस्टेंस अगर RL डैश है तो RL डैश की वैल्यू लार्जर। RL की वैल्यू लार्जर होने से क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर XL डिवाइडेड बाई R होता है। तो फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ेगा, फर्स्ट वाले का लोड रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ने से इसकी क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, कम। तो लो क्वालिटी फैक्टर मिलेगा, लो क्वालिटी फैक्टर अगर लो है तो क्वालिटी फैक्टर लो होने के कारण इसकी बैंडविड्थ इक्वल टू क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का क्वालिटी फैक्टर लो है तो इसकी बैंडविड्थ क्या होगा, लार्जर। तो इस केस में इसकी जो लार्जर बैंडविड्थ है आपको मिलेगा, तो इस समय उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या मिलेगा आपको, लार्जर बैंडविड्थ आ जाएगा। तो पास पास है तो रिफ्लेक्टेड रेजिस्टेंस ज़्यादा, रिफ्लेक्टेड रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से क्वालिटी फैक्टर कम, क्वालिटी फैक्टर कम होने से क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर कम होने से उसकी बैंडविड्थ है वो ज़्यादा, तो लार्जर बैंडविड्थ का मिलेगा। तो ये जो बेसिकली ये प्रोसेस है, इस कंडीशन में रिफ्लेक्टेड रेजिस्टेंस की वैल्यू लार्ज होगा। अब बेसिकली ये रिफ्लेक्टेड जो रेजिस्टेंस है वो फर्स्ट ट्यून सर्किट में सीरीज फॉर्म में अपीयर होता है, मतलब सीरीज ऐसा लगता है जैसे उसके साथ उस फर्स्ट ट्यून सर्किट के सीरीज में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो लगा दिया है, जिससे उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ गया, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस की नेचर क्या होता है, एडिटिव नेचर होता है। तो सेकेंड लोड में कनेक्टेड जो रेजिस्टेंस है उसके कारण फर्स्ट ट्यून सर्किट की रेजिस्टेंस वैल्यू में चेंज होना रिफ्लेक्टेड लोड रेजिस्टेंस का ही फिनोमेना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में इस टाइप का क्या होता है, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस डबल ट्यून सर्किट में। ठीक है, ये आपका गेन है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ठीक, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ये FR। ये आपका कौन सा केस है, लूज कपलिंग। लूज कपलिंग मतलब ये लूज कपलिंग है। लूज कपलिंग का मतलब है जब दोनों ट्यून सर्किट है वो अपार्ट है, दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, तो ये होगा, ये आपका ये वाला फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो मिलता है वो टाइट कपलिंग का है। तो इस टाइट कपलिंग के केस में दो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमा दिखाई देता है, इसमें टू पर्टिकुलर पॉइंट, टू पोजीशन पे इसके सर्किट का गेन है वो क्या मिलता है, मैक्सिमम भी। ठीक है, तो अगर देखा जाए
तो इसमें हम देखें इसके बैंडविड्थ टाइट कपलिंग है, टाइट कपलिंग में बैंडविड्थ ज़्यादा होगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर मैं सोचूँ ऐसा, अगर इसको मैं अगर 3 dB मान लूँ दोनों का, तो सेकेंड वाले का ये वाला बैंडविड्थ ऐसा होगा, इतना तक बैंडविड्थ कहलाएंगे। फर्स्ट वाले का क्या होगा, फर्स्ट वाले का बैंडविड्थ इतना कहलाएगा। तो लूज कपलिंग में इसका नैरो बैंडविड्थ है, टाइट कपलिंग कर दिए तो इसका क्या है बैंडविड्थ है वो लार्जर। तो बेसिकली यहाँ पर डबल ट्यून सर्किट में टाइट कपलिंग करने से क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेजिस्टेंस की वैल्यू लार्जर होने से उसकी बैंडविड्थ, उसकी क्वालिटी फैक्टर लो हो जाता है। क्वालिटी फैक्टर लो होने के कारण उसकी बैंडविड्थ लार्जर हो जाता है। बैंडविड्थ की वैल्यू लार्जर होने से उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो आपका बेटर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ना मिल करके 2 पोजीशंस पे इसका गेन का वैल्यू है वो क्या होने लगता है, मैक्सिमम मिलने लगता है। एक जो मैक्सिमम है वो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बिलो फ्रीक्वेंसी के लिए मिलता है, और एक मैक्सिमा है वो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के अबव के। तो डबल ट्यून सर्किट के केस में क्या होता है कि एक्चुअल में जो क्वालिटी जो फैक्टर है उसकी डिग्री ऑफ कपलिंग पर डिपेंड कर रहा है कि आप टाइट कपल कर रहे हैं कि लूज कपल कर रहे हैं। लूज कपल करोगे तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा, टाइट कपलिंग करोगे तो क्वालिटी फैक्टर है वो घटेगा। क्वालिटी फैक्टर घटने से क्या होगा, बैंडविड्थ है उसकी वैल्यू है वो इंक्रीज होगा। लूज कपलिंग में क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा मतलब बैंडविड्थ नैरो होगा, नैरो बैंडविड्थ होने से उसकी सेलेक्टिविटी प्रॉपर्टी है वो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। बेटर सेलेक्टिविटी प्रॉपर्टी होने की वजह से हम ट्यून सर्किट के रूप में मतलब एम्पलीफायर में यूज़ कर सकते हैं। तो डबल ट्यून सर्किट के केस में बैंडविड्थ जो होता है, बैंडविड्थ इन डबल ट्यून एम्पलीफायर, डी मतलब डबल ट्यून है समझो, के इंटू क्या होगा एफ आर। के यहाँ पर क्या है, डिग्री ऑफ कपलिंग इंडिकेट्स कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग मतलब कितने अमाउंट में आपका फर्स्ट से आपका फ्लक्स है सेकेंड कॉइल पर क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, उसी को बताएगा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो के इंटू एफ आर उसकी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, और एफ आर की वैल्यू जो है वो फर्स्ट ट्यून सर्किट के इंडक्टर के इंडक्टेंस और फर्स्ट ट्यून सर्किट के कैपेसिटेंस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है। तो बैंडविड्थ इन डबल ट्यून सर्किट इज गिवन बाय BW इक्वल टू के इनटू एफ आर, वेयर एफ आर इज रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यून सर्किट, के इज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू पर डिपेंड करता है, मतलब कुल मिलाकर कि लूज कपलिंग है कि टाइट कपलिंग। तो बैंडविड्थ है लूज कपलिंग टाइट कपलिंग की वैल्यू पर ही डिपेंड। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, क्लियर हुआ होगा तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, डाउट होने पर पूछ सकते। थैंक यू।